Hello everyone, hope you're doing good. I'm back with your next class and that is all about geography. आज जो है हम लोग ज्योग्राफी की क्लास को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में मैंने आपको उत्तर के सारे विशाल माउंटेन्स के बारे में, पहाड़ों के पर्वतों के बारे में मैंने आपको बताया। उसके बाद हम लोगों ने पठार को कंप्लीट कर लिया और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो उत्तर के विशाल मैदान, यानी कि जो हमारा भारत है, भारत के हिस्से में हम सारे हिस्से को जो है स्टडी कर चुके हैं। मरुस्थल वगैरह के बारे में भी मैंने आपको बता दिया था। इसमें जो है हम लोगों ने उत्तर में जो सबसे विशाल हमारे पर्वत है उनके बारे में भी स्टडी करा। उसके बाद जो हमारे दक्षिण में जो भी ये पठार है, जो प्लेट्यू है, उसके बारे में भी हम लोगों ने बहुत ही डिटेल में पढ़ा। आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो उत्तर में आने वाले वो मैदान है, मैदान वैसे जो उत्तर में बहुत ही विशाल मैदान के रूप में जो है ये चैप्टर हमें देखने को मिलता है। तो आज जो है हम लोग भारत के जो विशाल मैदान क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र है, जिसे इंग्लिश में प्लेन्स कहते हैं, उसके बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कुछ चीज़ों को पहले जान लेते हैं कि मैदान का एक्चुअली में जो है मैदान जो है बना कैसे। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही क्लास में बताया था कि मैदान का उद्गम जो है यहाँ पे जब हमारा ये नीचे वाला जो है ये दूसरे आइलैंड से, दूसरी जगह से टूटकर और आकर हमारे ऊपरी वाले हिस्से पे स्ट्राइक किया था, तभी जाकर जो है माउंटेन्स का निर्माण हुआ था। और मैंने आपको बताया भी था कि जब ऊपर में माउंटेन्स का निर्माण हुआ तो इसके टकराने की वजह से नीचे में जो है हल्का सा हाइट बना और उसके बाद यहाँ ज्वालामुखी फटने के वजह से जो है यहाँ पे हमें पठार देखने को मिले। तो ये वाला जो हमारा बीच वाला जो क्षेत्र था ये काफ़ी डेप्थ हो गया था, लेकिन जो ये माउंटेन बना वो एक ही दिन में इतना ऊंचा नहीं हो गया, उसको करोड़ों साल लगा धीरे धीरे उठने के लिए। तो उसमें कुछ नदियाँ ऐसी थी जो नदियाँ पहले से बह रही थी, जैसे ब्रह्मपुत्रा हो गई, गंगा नदी वगैरह हो गई, सिंधु नदी वगैरह हो गई। तो इन नदियों को पहले से बहने की वजह से क्या हुआ कि जैसे धीरे धीरे से पर्वत उठ तो रहा था, लेकिन जहां से नदियां पहले से बह रही थी उस नदियों ने क्या कर रहा था, वो नदियां क्या कर रही थी, यहां से उसे तोड़ते जा रही थी, तोड़ते जा रही थी, तोड़ते जा रही थी। इसीलिए माउंटेन होने के बावजूद भी क्या है, वहां से नदियां जो है निकलती हुई हमें दिखती है। इतना विशाल मैदान होने के बावजूद भी नदियां उसे चीरकर हमें दिखती है, क्योंकि नदियां तो पहले से ही थी। पहाड़ उसके सामने ऐसा उठता गया तो नदियां उसको बहा बहा कर ले जाते गई। तो जहां नदियां नहीं थी वहां ऐसे उठ गया और जहां पे पानी बह रही थी वो नदियां अपना कंटिन्यू रह गई। तो होप आप इसको समझ होंगे। तो नदियां जो पानी जो है वो अब अकेली नहीं आती है, मतलब वो सिर्फ पानी ही नहीं होता है, उसके साथ कई तरह के मिट्टी, पत्थर, ये सब भी जो है उसके साथ बहकर आते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं, मैं आपको रियलिटी देता हूं। ये एक माउंटेन है। अब यहां से क्या हो रहा है कि नदियों का उद्गम हो रहा है, यहां से जो नदियां हैं वो निकलकर आ रही हैं। ठीक है, तो आप एक चीज और याद रखेंगे कि नदियों का जो मतलब प्रवाह होता है, नदियों की जो गति होती है वो उसके ऊंचाइयों पर ही निर्भर करती है कि किस पर्वत से वो नदियां का उद्गम हुआ है, उतनी ही तेजी से जो है उसका फ्लो हमें देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले जो ये नदियां पहाड़ से उतरती हैं, तो पहाड़ से उतरने में क्या करते हैं, अपने साथ छोटे छोटे चट्टानों को लेकर उतरती है। तो जैसे ही ये चट्टान को लेकर उतरती है तो यहाँ पर आकर जैसे ही वो नीचे पहुंचती है यहाँ पर वो चट्टानों को छोड़ देती है, और जब यहाँ छोड़ देती है तो एक यहाँ पे क्षेत्र का निर्माण होता है। अभी मैं आपको मिट्टी नहीं बता रहा हूं, कोई एरिया नहीं बता रहा हूं, बस आपको बेसिक नॉलेज दे रहा हूं कि मैदान क्षेत्र का, मैदानी जो क्षेत्र है उसका किस तरह से उद्गम होता है। ठीक है, तो ये जो पत्थर है यहां आकर जो नदियां हैं वो पत्थर के अंदर घुस जाती है और अंदर होकर जो है निकल जाती है, तो यहां आकर नदियां जो है विलुप्त हो जाती है। तो ऐसे प्रदेश को ना भावर प्रदेश कहते हैं, इसे भावर क्षेत्र या भावर प्रदेश कहते हैं। ठीक है, यहाँ पत्थर है जो नदियों के द्वारा लाई जाती है, नदियाँ के में जो नदियों का जो तेज बहाव होता है वो पहाड़ों को, पत्थरों को तोड़कर अपने साथ जो है नीचे लेकर आती है। इसके बाद वाला जो क्षेत्र का निर्माण होता है आप उसे देखेंगे। यहाँ आने के बाद जब नदियाँ जो है इस पत्थर से निकलती है और पत्थर से निकलकर कुछ इस तरह से फैल जाती है, तो यहाँ पर आकर ना नदियाँ थोड़ी सी कंफ्यूज टाइप की हो जाती है कि भाई अब तो हम यहाँ आ गए, अब जाना कहाँ है। तो ये कंफ्यूजन वाला जो क्षेत्र होता है जहां पे पानी इस तरह से आकर अपना डायरेक्शन ही भूल जाती है कि उसे किधर जाना है, तो ये एक तराई वाले क्षेत्र का निर्माण करती है। तराई क्षेत्र क्या होता है, अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं, तराई वैसा क्षेत्र होता है जो दलदल होता है। आपने देखा होगा जहां पे पानी सर्वदा लगी रहती है, हमेशा ये नदियां वहां से आती है, इस पत्थरों के नीचे होकर यहां जाती है और यहां जो है हमेशा पानी देखने को मिलता है। तो ये वाला जो क्षेत्र होता है ये तराई क्षेत्र होता है जहां पानी हमेशा रहती है।
तो जिसे हम अपने बोलचाल लैंग्वेज में कहते हैं कि दलदल वाला जो एरिया होता है उस वही तराई क्षेत्र है। फिर यहां से जब नदियां अपना डायरेक्शन सेलेक्ट करती है कि उसे इस जगह से जाना है, तो क्या होता है कि पानी जब इधर से गुजर रही होती है तो अपने बगल वाले क्षेत्र में, ये वाला क्षेत्र जो है, इस वाले क्षेत्र में जो है कुछ मिट्टियां को लाकर रख देती है। पानी जब भी ऊपर से आती है तो यहां से तो मेन पानी जाती है और इसके साथ जो अपने साथ मट्टियां लाती है वो यहां भी जो है वो पानी चढ़कर चली जाती है। तो यहां चढ़कर जाने के वक्त क्या करती है, वो अपने साथ जो मिट्टी लेकर आई है उसको यहां प्रत्येक वर्ष छोड़कर चली जाती है, और इस जिस जगह पे छोड़ के जाती है इसे ही हम जो है एक क्षेत्र घोषित करते हैं, और ये उपजाऊ के लिए जो है काफी फायदेमंद होता है, और इस क्षेत्र को जो है हम खादर क्षेत्र कहते हैं। आपने देखा होगा, इसे खादर क्षेत्र कहते हैं, खादर क्षेत्र कहते हैं। तो ये वाला भी साइड और ये वाला भी साइड दोनों क्या हो गया, हमारा खादर क्षेत्र हो गया। लेकिन सम टाइम क्या होता है कि सर्वाधिक वर्षा होने की वजह से या पानी का ज्यादा स्पीड होने की वजह से पानी जो नीचे उतरती है, ये तराई क्षेत्र से आगे बढ़ने के बाद क्या करती है, खादर क्षेत्र को भी जो है क्रॉस कर जाती है, और यहां पे पानी का जो है यहां आकर पानी लग जाती है। ये कभी कभी होता है, जैसे 4, 5, 6 साल में एक बार ऐसा होता है कि पानी जो है खादर क्षेत्र से आगे वाले क्षेत्र में बढ़ जाती है, जिसे हम बांगड़ या बागड़ क्षेत्र कहते हैं। अलग अलग जगहों पे अलग अलग वर्ड्स देखने को मिलते हैं। बागड़ क्षेत्र, और बागड़ क्षेत्र में जो है अपने साथ जो पानी जो है वो एक मिट्टी लाकर बिछा देती है। यहाँ खादर क्षेत्र में प्रत्येक वर्ष होता है, हर साल जो है हमें खादर क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। लेकिन जो बागड़ वाला क्षेत्र है, हमारा बागड़ क्षेत्र है, यहां पर कभी कभी 2, 4, 5, 6 साल में जो है बाढ़ जैसी स्थिति आती है, तो अपने साथ वो मिट्टी को लेकर आती है। अब मैं आपको एक बात और बता दूं, इस यहां पर जो है पानी जो है जो पहाड़ से आ रही थी, ये पूरी मिट्टी को यहां नहीं बिछाती है, वो कुछ मिट्टी को जो लेकर है आगे बढ़ती है। तो आगे जब ये बढ़ती है तो यहां आकर सारी मिट्टी को यहां जमा कर देती है, और नदियां जो है अपना रास्ता तय कर लेती है, और क्या होती है, नदियों का तंत्र बन जाता है। तो ये जो जहां जमा करती है इसे हम डेल्टा कहते हैं। आप ये चारों 5 चीजों को बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। मैं एक बार क्विक रिव्यू आपको करता हूं कि ये माउंटेन्स है, माउंटेन से नदियों का उद्गम होता है, नदियां ऐसे निकलती है, और जितना ढालनुमा पर्वत होता है उतनी ही नदियां की रफ्तार होती है, उतना ही ये तेज होता है, उतना ही ये गरजता हुआ जमीन पर गिरता है। तो ये जो अपने साथ कई सारे कंकड़, पत्थर, मिट्टी को लेकर यहां से आती है, और यहाँ पे सबसे पहले जो पत्थर है वो यहाँ जमा कर देती है। तो ये पत्थर से कैसा क्षेत्र बनता है, भावर क्षेत्र बनता है, और भावर क्षेत्र से जब नदियां जो है आगे बढ़ती है तो वो तराई क्षेत्र का निर्माण करती है। तराई क्षेत्र के बाद जब वो मिट्टी आगे बढ़ती, पानी आगे बढ़ती है मिट्टी को लेकर, तो वो एक क्षेत्र में लाकर छोड़ देती है, और इस क्षेत्र में जहां लाकर छोड़ती है इसे हम खादर क्षेत्र कहते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि नदियां जो है 5-6 साल में ज्यादा फ्लो में आती है, ज्यादा रफ्तार में नीचे उतरने की वजह से वो क्या करती है, खादर क्षेत्र को क्रॉस करके अगले वाले क्षेत्र में जो है अपने साथ जो मिट्टी लेकर आई है उसे बिछा देती है, इसे बागड़ क्षेत्र कहते हैं। और जब वही नदियां आगे जाकर कहीं एक जगह पे मिट्टी जमा कर देती है तो वहां से डेल्टा का निर्माण होता है। होप आप इस 4-5 चीजों को समझे होंगे। तो जितना भी मैदानी क्षेत्र है उसमें इसी तरह के मेनली जो है क्षेत्र देखने को मिलते हैं, या तो वो जो है भावर क्षेत्र होगा, या तराई क्षेत्र होगा, या बांगड़ क्षेत्र होगा, या जो है आपको ये खादर क्षेत्र होगा, और या फिर आपको डेल्टा देखने को मिलेगा। यही सारा चीज जो है हमें अभी देखने हैं। तो हम जितना भी मैदानी क्षेत्र भारत में देखेंगे वो सारे के सारे क्षेत्र कैसे होंगे, तो इन्हीं सब में से एक होंगे। अब मैं आपको एक बात और बता देता हूं कि देखिए, अब जो ये डेल्टा वाला क्षेत्र है, ये पत्थर वाला क्षेत्र है, तो क्या यहाँ वनस्पतियां या फिर अनाज लगेंगे? आप कहोगे कि नहीं लगेंगे। तो ये अनाज के लिए जो है बिल्कुल भी उपजाऊ नहीं होता है, ये किसी काम की मिट्टी नहीं होती है, किसी काम का क्षेत्र नहीं होता है। इसके बाद तराई क्षेत्र। अब आप पूछोगे कि तराई क्षेत्र में वनस्पति लग सकती है? तराई क्षेत्र में ही सबसे ज्यादा वनस्पति होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पानी हमेशा लगा रहता है, तो जंगलों का जमावड़ा होता है, लेकिन हमारे काम का कुछ भी नहीं होता है। यहाँ खुद ब खुद क्या है, जंगल। क्योंकि हम रोपने जाएंगे, हम करने जाएंगे तो वहाँ इतना दलदल है कि हम धंस जाएंगे और वहाँ पे काम नहीं कर पाएंगे, और हमेशा पानी जो है लगा रहेगा तो हमारा फसल जो है उसमें बर्बाद भी हो जाए। तो जंगल जो है, वनस्पति जो है हमें यहाँ देखने को मिलते हैं तराई क्षेत्र में, लेकिन हमारे जो है उपजाऊ पर्पस के लिए ये बेहतर नहीं है। इसके बाद हम दूसरा क्षेत्र आपको बताते हैं, जो हमारा खादर क्षेत्र है। खादर क्षेत्र जो है सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र होता है। यहाँ पर मिट्टियों के द्वारा जो मिट्टी लाकर बिछाई जाती है उसे जलौढ़ मिट्टी कहते हैं, जलौढ़।
अब जलौढ़ जो है ना हर क्षेत्र में हो सकता है। आप ये मत समझिएगा कि जलौढ़ जो है किसी एक क्षेत्र में होगा या फिर ऐसा नदियों के एकदम नदियों के बगल वाला ही क्षेत्र होता है। और जलौढ़ जो होता है ये मिट्टी हर जगह देखने को मिलता है, ऐसा नहीं कि पानी के द्वारा ही लाया जाए। तो आप याद रखेंगे ये मिट्टी जो लेकर आती है इसे हम जलौढ़ मिट्टी कहते हैं और ये लाकर बिछा देती है। और सम टाइम क्या होता है खादर क्षेत्र से आगे बढ़कर बांगड़ क्षेत्र में भी जो है जलौढ़ मिट्टी बिछा दी जाती है, जिसकी वजह से खादर क्षेत्र सबसे ज्यादा उपजाऊ और बांगड़ जो है खादर से कम, और उसके बाद डेल्टा का निर्माण करती है। डेल्टा जो होता है ये सर्वाधिक उपजाऊ वाला क्षेत्र होता है। सबसे ज्यादा उपजाऊ के लिए बेहतर जगह अगर कोई है तो डेल्टा ही है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा खाद जो है उस वहां पे देखने को मिलते हैं, जिसमें जो है खेती जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से हो सकता है। तो होप आप इस डायग्राम को समझे होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने मैदानी क्षेत्र पे, लेकिन मैं आपको एक बात पहले बता दूं कि कौन कौन से मैदानी क्षेत्र हैं हमारे भारत में जो हमें पढ़ने हैं। तो मैं थोड़ा सा रफ डायग्राम जो है आपको बनाकर दिखाता हूं। ये हमारा कुछ जम्मू कश्मीर हो गया, ये गुजरात वगैरह हो गया, इधर तो फिर वो पठार वगैरह आ गए, यहाँ पे माउंटेन्स से ये नेपाल, सिक्किम, भूटान, ये अरुणाचल प्रदेश थोड़ा सा ले लेते हैं, मणिपुर, मेघालय, यहाँ पे असम, बस इतना ही हमारे लिए अभी फिलहाल इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जो हमें क्षेत्र पढ़ने हैं वो मेनली कौन कौन से क्षेत्र हैं हम उसको देख लेते हैं। तो हमारा जो ये वाला क्षेत्र होता है यहाँ पे हरियाणा, पंजाब वाले क्षेत्र को हम लेते हुए यूपी, बिहार और यहाँ पे कुछ राजस्थान के भी आ जाते हैं और कुछ जो है एमपीज के भी थोड़े से एरिया, और बाकी जो है यूपी, बिहार को देखने को मिलते हैं। यहाँ पे पूरा का पूरा पश्चिम बंगाल, बिहार और यूपी जो है इसमें सम्मिलित हो जाता है, उत्तराखंड वगैरह नहीं आते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो हमारा ये असम वाला क्षेत्र, मेघालय नहीं असम, मेघालय में मैंने आपको लास्ट क्लास में ही बताया है कि गारो खासी जयंतियाँ हैं और पठार है, तो ये असम वाला एरिया। तो ये असम वाले एरिया जो है मतलब, और ये हमारा जो पश्चिम बंगाल है वो हो गया, यूपी, बिहार हो गया, पंजाब, हरियाणा हो गया, ये सारे क्षेत्र जो है हमें पढ़ने हैं। और यही हमारे सबसे महत्वपूर्ण जो है, ये हमारे सबसे महत्वपूर्ण जो है मैदानी क्षेत्र हैं। उत्तर के विशाल मैदानी क्षेत्र में यही सब आते हैं जो हमें पढ़ने हैं। तो एक्चुअली में क्या है, हम इसे पढ़ेंगे कैसे, तो हम इसे प्रादेशिक विभाजन के आधार पर पढ़ेंगे। और प्रादेशिक विभाजन के आधार पर हम देखें, प्रादेशिक विभाजन के आधार पर अगर हम देखें तो इसको 3 नदियों के आधार पर बांटा गया। इसकी आधारशिला जो है 3 नदियों पे, जैसे हम लोगों ने लास्ट में पर्वत को भी देखा कि उसको 4 नदियों के विभाजन पे बांट दिया गया, उसी तरह से यहाँ पे 3 नदियों के आधार पे जो है हमें देखने को मिलते हैं। पहला सिंधु नदी के आधार पे हम देखेंगे कि कौन कौन से मैदान आते हैं, दूसरा जो है हम गंगा देखेंगे, और तीसरा वाला जो है ब्रह्मपुत्र देखेंगे। ब्रह्मपुत्र जो है, ये तीनों नदियों के आधार पे जो है प्रादेशिक विभाजन देखेंगे अपने मैदानी क्षेत्र का। तो हम फिलहाल इसको इरेज करते हैं, फिर आगे के पहलू में हम आपको बताते हैं कि किस तरह से हम इसका विभाजन देखेंगे। देखिए अब यहाँ जो है, यहाँ पे मैंने जो है आपको सिंधु नदी का जो है सारी चीज़ को, सिंधु नदी के अंदर आने वाले जो सारे मैदानी क्षेत्र हैं उसको मैंने यहाँ ड्रॉ कर दिया। देखिए एक्चुअली में होता यह है कि पहले मैं आपको बता दूं कि विभाजन है किस तरह से। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो अगर यहाँ पे कुछ इस तरह से जो ये मैप है हमारा, इसमें जो हमारा ऊपर वाला एरिया है इसमें हमें पढ़ने हैं सिंधु नदी के बारे में, और जो हमारा यूपी बिहार वाला एरिया है इसमें है गंगा नदी, और जो हमारा असम वाला एरिया है ये है ब्रह्मपुत्र नदी। तो यही तीनों नदी जो मैंने आपको अभी बताया, इसी तीनों नदी के आधार पे आने वाले मैदानी क्षेत्र को हम लोग स्टडी करेंगे। तो अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये हमारा सिंधु नदी है, सिंधु नदी, और सिंधु नदी के जितने भी तंत्र हैं, मतलब सिंधु नदी के जो भी सहायक नदियां हैं, उन सब से बनने वाले जो मैदानी क्षेत्र है उसको हम लोग पढ़ेंगे। अब हम दूसरा टर्म एक जान लेते हैं कि आब का क्या मतलब होता है। आब मतलब होता है कि मैदानी क्षेत्र, 2 नदियों के बीच, मतलब आब का मतलब ही ऐसा समझ लो ना आपकी ये नदियां होता है, इसका मतलब नदियां होता है, ठीक है। तो नदियों से मतलब नदियों से बनने वाला जो मैदान होता है उसे 2 आब कहते हैं, ठीक है। 2 नदियों के बीच में बनने वाला जो जमीन होता है, जो मैदान होता है, उसे हम 2 आब कहते हैं। इसका मैं आपको एक सटीक एग्जांपल दे देता हूं कि पंजाब नाम क्यों पड़ा, आपने कभी सोचा? पंजाब का मतलब है कि 5 नदियों के आब पे, मतलब 5 नदी, आब बोला तो नदियां ही हो गया, तो 5 नदियों से बना हुआ अगर कोई स्टेट है तो वो पंजाब है, इसीलिए उसे पंजाब कहते हैं। हालांकि अभी तो 3 ही नदियां हैं, 2 नदियां जो है अब पाकिस्तान में वाले हिस्से में है। चलिए तो मैं आपको दिखा दूं, इससे पहले कि ये ड्राई हो जाए फटाफट मैं आपको दिखा देता हूं। चलो जो 5 नदियां हैं, सिंधु नदियां मैंने ऊपर, सिंधु नदी जो है मैंने उसे ऊपर बनाया, और सिंधु नदी के 5 सहायक नदी हैं, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। झेलम, चिनाब, रावी,
ब्यास, सतलज, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। आप पांचों नदियों को देख सकते हैं। ये देखो, ये हो गया सिंधु नदी और इसके सहायक नदी जो हो गए, ये हो गया झेलम, ये हो गया चिनाब, ये हो गया रावी, ये हो गया ब्यास और ये हो गया सतलज। ये जो सारी नदियां हैं ये इसके सहायक नदियां हैं, आपको ये दिख रहा होगा। अब जो हमें मैदान देखने हैं, मैदान जो है वो इस दो नदियों के बीच का है, मतलब सिंधु और झेलम के बीच में जो मैदान आता है उसे हम कहते हैं सिंधु सागर, उसे कहते हैं सिंधु सागर दोआब। याद रखना काफी आसान होगा क्योंकि ये नदियों के ही आधार पर जो है इसका नाम रखा गया। सिंधु नदी और झेलम नदी के बीच में आने वाला सिंधु सागर दोआब। अब देखो झेलम नदी और चिनाब नदी के बीच में आने वाला देखो चाज दोआब। अब ये थोड़ा सा नाम आपको अटपटा लग रहा होगा, चाज दोआब। अभी मैं आपको ये जो है बहुत ही आसान कर देता हूं। देखो चाज में चिनाब का च ले लिया गया है और झेलम का झ ले लिया गया है। देखो चिनाब का चाज दोआब बना दिया गया है। होप आप अब इसको इजी हो गया होगा। झेलम और चिनाब के बीच में आने वाले दोआब कौन से हैं? तो चाज दोआब हैं। मैदान का क्या नाम है? चाज दोआब। होप अब आपको याद रहेगा, झेलम और चिनाब के बीच में आने वाले चाज दोआब। उसी तरह से अब हम देखेंगे चिनाब और रावी के बीच में आने वाले कौन से दोआब हैं? रचना दोआब। रचना दोआब। चिनाब और रावी के बीच में आने वाले कौन से हैं? रचना दोआब। आप नदी देख लिए होंगे, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। बोलने में सतलज पहले आ जाता है। सिंधु में के जो अगर हम देखें तो झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास। सतलज के बाद ब्यास आता है एक्चुअली, लेकिन सतलज के पहले जो है अगर हम विभाजन में देखें एक्चुअली में तो ब्यास पहले आता है। तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होंगे, आप देखेंगे चीजों को। झेलम और चिनाब के बीच में आने वाला चाज दोआब, चिनाब और रावी के बीच में आने वाला रचना दोआब, और रावी और ब्यास के बीच में आने वाला बारी दोआब। बारी दोआब। अब इसका भी नाम देखो, ब्यास से ब ले लिया और रावी से र ले लिया, बारी दोआब। उसी तरह से अगर हम ब्यास और सतलज के बीच में देखें तो इसको हम विस्त दोआब कहते हैं। और ये बहुत ही आसान है, बट थोड़ा सा डिफिकल्ट हमें पहले लग रहा था, लेकिन जब हम इसको डायग्रामेटिकली देखेंगे तो हमें ये उतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगता। ये बहुत ही आसान है। सिंधु और झेलम के बीच में आने वाला सिंधु सागर दोआब, झेलम और चिनाब के बीच में आने वाला चाज दोआब, चिनाब और रावी के बीच में आने वाला रचना दोआब, रावी और ब्यास के बीच में आने वाला बारी दोआब, ब्यास और सतलज के बीच में आने वाला विस्त दोआब। इसके अलावा दो मैदान और आते हैं, एक मालवा का जो राजस्थान में पड़ता है और दूसरा भिवानी का जो हरियाणा में पड़ता है। मैप में ये काफी नीचे आ गया, हरियाणा कुछ यहीं पे है, तो थोड़ा सा ऊपर हम देखेंगे। और ये नदियां जो है पंजाब तक ही है, जम्मू कश्मीर में ये सिंधु है, बाकी ये पंजाब हरियाणा में ही सिकुड़ गई है, ठीक है। मेनली पंजाब में ही है ये, ठीक है। तो मालवा और भिवानी जो है, भिवानी कहाँ पे है? ये हरियाणा में है और मालवा राजस्थान में। होप ये आपको ये सिंधु की जो तंत्र का है और सिंधु के अंदर आने वाले सारे मैदान आपको पता चल गए होंगे। अब जो है मैं आपको बता देता हूं, ये सिंधु वाले कंप्लीट। अब हम देखते हैं ये वाला जो हमारा है गंगा नदी का जो है, हम उसको देख लेते हैं। गंगा नदी वाला जो ये पोर्शन है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा रफ डायग्राम बना दूं ताकि मैं आपको बहुत ही बेटर तरीके से समझा पाऊँ। तो भारत का जो नक्शा है हमारा, हम अभी सिर्फ उत्तर के ही हिस्से को बनाने का कोशिश करते हैं। सॉरी, ये हमारा नेपाल, सिक्किम, भूटान हो गया और यहाँ से चलो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा ये वाला जो क्षेत्र है, हमारा ये वाला क्षेत्र, यही हमारा जो है गंगा के मैदान क्षेत्र में आता है। गंगा के अगर हम इसमें देखें तो इसमें हमारा यूपी वाला एरिया आता है, यूपी वाला एरिया आता है, बिहार आता है और हमारा पूरा का पूरा जो है पश्चिम बंगाल आता है। ये पूरे गंगा पे ही बसा हुआ है। तो ये वाला अगर हम एरिया को देखें इसमें, तो इस वाले एरिया को, इसको ना 3 भाग में मेनली डिवाइड किया गया है। जो पहले वाला भाग है इसे बोलते हैं ऊपरी गंगा, इसे बोलते हैं ऊपरी गंगा का मैदान। इसे ऊपरी गंगा इसीलिए बोलते हैं, यूपी का जो भाग है वो थोड़ा सा ऐसे उठा हुआ है, जिसके वजह से पानी जो गंगा नदी है उसका प्रवाह कुछ इस तरीके से होता है। अब आप कहोगे कि इतना सारे नदियां में आप ये 3 नदी के आधार पर ही मैदान क्यों बांट रहे हैं, कोसी वोसी कहाँ चली गई? तो कोसी वोसी जो है ना, इसी तीनों नदी की सहायक नदी मानी जाती है और वो किसी दूसरे नदी के भी सहायक नदी होने की वजह से उसके हिसाब से विभाजन नहीं होता है। इसीलिए हमारा विभाजन जो है 3 नदियों के आधार पे होता है, जिसमें पहला सिंधु हो गया
और दूसरा गंगा हो गया, तीसरा ब्रह्मपुत्र हो गया। होप आप इसको समझ रहे होंगे। तो ऊपरी गंगा और बीच वाले को बोला जाता है मध्य गंगा या बिचली गंगा बोलिए, और सबसे नीचे वाले को बोलिए निचली गंगा। और इसी तीनों जो गंगा का क्षेत्र है उस 3 भाग में ही डिवाइड किया गया। ये वाला जो आता है इसको हम रुहेलखंड भी बोल सकते हैं। यूपी का ये भाग है जिसे हम रुहेलखंड भी बोलते हैं। और ये वाला जो भाग है इसे हम अवध बोलते हैं। राम जी का जो स्थल है अवध, जिसमें आधा यूपी आता है, यूपी का पूर्वी भाग, और जो बिहार का जो है उसमें पश्चिमी भाग देखने को मिलता है। तो ये वाला में याद रखिएगा, इसमें क्या आता है, तो इसमें यूपी का पश्चिमी भाग आता है। ठीक है, यूपी का पश्चिमी भाग ऊपरी गंगा में आता है। और अगर हम बीच वाला देखें, मध्य वाला अगर गंगा देखें, मध्य गंगा का मैदान देखें, मैं यहाँ नाम लिख देता हूँ, ये ऊपरी गंगा, ये मध्य गंगा हो गया, मध्य गंगा का मैदान, और ये निचली हो गया, निचली गंगा का मैदान। ठीक है, तो ऊपरी वाला में मैं फिर से बता रहा हूं, ऊपरी वाले में यूपी का पश्चिम भाग आता है, और जो मध्य वाला है, मध्य वाले गंगा में यूपी का पूर्वी भाग और बिहार का पश्चिमी भाग, और जो लास्ट वाला है जो पश्चिम बंगाल को पूरी तरह से लेता है और बिहार का पूर्वी भाग ले लेता है। कुछ हिस्सा बिहार का भी आता है और बाकी पश्चिम बंगाल का पूरा मैदान इसमें सम्मिलित हो जाता है। इस तरह से हम लोग 2 नदियों को खत्म कर चुके हैं। अब तीसरा जो है, तीसरा हमें ब्रह्मपुत्र वाला देखना है। तो ब्रह्मपुत्र का ऊपर वाला जो है ये तो चाइना में आता है, और चाइना का हमें तो पढ़ना नहीं है, चाइना का पढ़ के क्या करना है, हमको तो खुद का पढ़ना है। तो यहाँ पे जो हमारा असम वाला क्षेत्र है, ये असम वाला, बस इसको असम का ही मैदान कह सकते हैं आप। ब्रह्मपुत्र से एकमात्र मैदान हमें याद रखना है, असम का मैदान, असम। बस इसके अलावा हमें और भी कुछ याद नहीं रखना है। ये इस तरह से जो है हम तीनों नदियों के आधार पे होने वाले सारे विभाजन को हम लोगों ने देखा, हम लोगों ने पढ़ लिया कि इसमें कोई भी ऐसी नदियां नहीं छूटी, कोई भी ऐसा मैदानी क्षेत्र नहीं छूटा जो हमें पढ़ने हैं। इसके अलावा हमें कोई भी मैदानी क्षेत्र नहीं पढ़ने हैं। ये ही हमारे लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी है। तो आप याद रखेंगे जो हमारा ये वाला विस्तार था ये गंगा का, ये सिंधु का था, और ये वाला जो है ये ब्रह्मपुत्र का था जिसमें असम का मैदान आता है। इसके अलावा जो है इसमें कुछ भी खास नहीं है। इसके साथ आप ये सारे दोआब याद रखेंगे, सिंधु सागर दोआब, चाच दोआब, रचना दोआब, बारी दोआब और विस्त दोआब। ठीक है, अब मैं आपको 1-2 वर्ड जो है टर्म बता देता हूँ। एक कांप और एक रेह और कल्लर टर्म होता है। कांप जलोढ़ का जो मतलब होता है, अभी मैंने आपको बताया था, कांप जलोढ़ का मतलब होता है इसके अंदर जो है 2 तरह के आते हैं। पहला मैंने आपको अभी बताया था, खादर आते हैं, और दूसरे बांगड़ आते हैं। खादड़ और बांगड़ ये दोनों ही क्षेत्र क्या है, कांप जलोढ़ के अंदर आते हैं। एग्जामिनेशन में पूछा गया टर्म है, मैं इसीलिए स्पेशली आपको बता रहा हूँ। और खादड़ जो है इसे हम नवीन जलोढ़ कहते हैं। अब नवीन जलोढ़ क्यों कहते हैं ये आप समझ गए होंगे अभी तक, अगर हमारा क्लास आप ध्यान से सुने होंगे। मैंने आपको वहाँ बताया था जो नदियाँ जो है वो जो है यहाँ पे क्या करती हैं, नदियाँ यहाँ से गुजरती हैं तो यहाँ खादर क्षेत्र का निर्माण करती है, और यहाँ हर साल मिट्टी लाकर रखती हैं, तो हर साल लाएंगे तो नई है तो नया जलोढ़ हो गया। और बांगड़ वाला जो है ये पुराना जलोढ़ का निर्माण करती है, तो उसे हम क्या कह सकते हैं, उसे हम क्या कह सकते हैं बताइए आप ही, पुराना जलोढ़ कह सकते हैं, पुरानी जलोढ़ कह सकते हैं, पुरानी जलोढ़। ठीक है, इसके अलावा जो हमें एक टर्म और समझने हैं कांप और जलोढ़ के बाद, इसके रेह और कल्लर। रेह और कल्लर क्या होता है, ये एक इंपॉर्टेंट टर्म हो सकता है जो हमें टर्म हो नहीं सकता, ये एग्जामिनेशन में कितनी बार पूछा भी जा चुका है, इसीलिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ। रेह और कल्लर वैसा जमीन होता है, वैसा क्षेत्र। जैसे आपको मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ कि कभी आपने देखा कि आपके स्कूल के फील्ड में जो है बारिश होने के बाद जो है पूरी तरह से पानी लग जाता है, और पानी जब धीरे धीरे करके अंदर चला जाता है तो आपने देखा होगा कि घास के ऊपर में डस्ट, ये गाय के खाने वाला भूसा वगैरह आके जमा हो जाता है। आपने कभी सोचा कि बारिश में ये भूसा कहाँ से आता है? एक्चुअली में क्या होता है कि वो जो भूसा घास के ऊपर देखने को हमें मिलता है वो धीरे धीरे करके रहता है सब घास के जड़ में, और बारिश की वजह से क्या होता है वो ऊपर आ जाता है बारिश के पानी में, और पानी गायब हो जाता है और वो घास के ऊपर ही टिक जाता है। तो इसी तरह से जो है एक फिनोमिना होता है हमारे फील्ड में, एक मैदानी क्षेत्र में, जहां बहुत ही ज्यादा मात्रा में जो है खाद वगैरह इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे पंजाब और हरियाणा जो हमारा क्षेत्र है उसमें बहुत ही ज्यादा मात्रा में पेस्टिसाइड्स वगैरह जो है, पोटाशियम वगैरह इस्तेमाल किए जाते हैं ज्यादा मात्रा में जो है ये उपज के लिए। तो वहां क्या होता है ज्यादा मात्रा में यूज करने की वजह से वो लोग पोटासियम डाले, खाद डाले, उसके बाद पानी डालते हैं, तो मिट्टी के ऊपर में धीरे धीरे करके ना एक नमक का लेयर जो है वहां जमना शुरू हो जाता है, और वो नमक का लेयर ही जो है उसे हम रेह या कल्लर कहते हैं।
और वो दिखता नहीं है, वो ट्रांसपेरेंट होता है, तो वो कलर जो है वो मैदानी क्षेत्र पर आकर जमा हो जाता है। आप जो है अगर उसको मिट्टी को ऊपर से डस्ट को ऐसे झाड़ कर और जमा करेंगे और उसको लैब में टेस्ट कराएंगे तो वो बिल्कुल क्या होगा, नमकीन है, वो बिल्कुल नमक ही होता है, साल्टी होता है। तो रिह और कलर का यही मतलब होता है। इसके अलावा हमें मैदानी क्षेत्र में और भी कुछ नहीं पढ़ने। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। 20-21 मिनट में मैंने कोशिश करा और सारी की सारी जो हमें मैदानी क्षेत्र पढ़ने हैं मैंने सारे आपके साथ डिस्कस किया। आज के लिए इतना ही। अगर हमारा कंटेंट पसंद आता है लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ बने रहे बाकी फ्री क्लासेस के लिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।